अस्सलाम वालेकुम जी। ये फैसलाबाद में एक सेटअप लगा हुआ है और इसमें काफ़ी सारे फॉल्ट्स हैं। इनको बैटरी का बैकअप भी नहीं मिल रहा और इसके अलावा इनका जो सिस्टम है वो हैवी लोड को कट ऑफ़ नहीं करवाता। शाम जब होती है तो इनकी बैटरीज़ खाली हो जाती हैं और जब वापडा नहीं होती लोड शेडिंग की सूरत में भी इनका हैवी लोड जो है वो सारी बैटरीज़ को ड्रेन कर लेता है और सारी बैटरीज़ खाली होकर सिस्टम शट डाउन हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 195 प्रो ओसाका की बैटरी है 120 AH एट 20 आवर्स, यानी कि ये 120 एम्पेयर की बैटरी है। कुछ लोग इसको 195 एम्पेयर की बैटरी समझकर परचेज़ कर लेते हैं और समझते हैं कि इसका बैकअप बहुत ज़्यादा है, ट्यूबलर बैटरी के इक्वल ही बैकअप देगी या फिर 27 प्लेट की बैटरी के इक्वल बैकअप देगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये बैटरी जो है ये 21 प्लेट की बैटरी है और इसके साथ ये वायर आप देख सकते हैं। ये उन्होंने ओल्ड मोटर मार्केट से वायर परचेज़ की है, इंपोर्टेड के नाम पे इनके साथ भी धोखा हुआ है। और ये जो वायर है इसकी पीवीसी काफ़ी मोटी है और इसमें कॉपर जो है वो ब्राई नाम है। इतना ज़्यादा इसकी गेज नहीं होती, पूरी गेज की केबल वहाँ पे आपको बड़ी मुश्किल से ही मिलती है। इसके अलावा श्नाइडर का इन्होंने ये फेक ब्रेकर लगाया हुआ है जो शायद इन्होंने सोलर के साथ लगाया हुआ है और बैटरी का कोई ब्रेकर नहीं लगा, जबकि ये प्रोटेक्शन जो है इन्होंने वापडा इनपुट में लगाई रखी है। यहाँ पर ये एक अदद ब्रेकर इन्होंने लगाया हुआ है, ये गालबन इन्होंने आउटपुट में लगाया हुआ है और इसके अलावा इन्होंने पाइपिंग लगाई हुई है, कोई डक्ट पट्टी वगैरह यूज़ नहीं की। और ये जो इन्वर्टर है इनका ये वाइट कलर में है, प्राइमैक्स कंपनी का 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसके साथ 8 अदद पैनल लगाए हुए हैं इन्होंने, 555 वाट के पैनल्स हैं। और ये इन्वर्टर जो है ड्यूल पीवी है और पीवी 7000 इसकी पावर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट के ऊपर इन्होंने वायर लगाई हुई है वो इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली जो 2.5 mm की वायर होती है या फिर 729 वाली वायर वो यूज़ की हुई है। जबकि यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि आप कम से कम भी लगाएं तो 4 mm या फिर 736 वाली वायर यूज़ करें। और इसके अलावा जो इसकी हैवी लोड की आउटपुट है वो भी इन्होंने गलत लगाई हुई है। जब ये इनका लोड कट ऑफ होना चाहिए लाइट लोड, वहाँ पर हैवी लोड कट ऑफ हो रहा है और हैवी लोड की जगह पे इन्होंने लाइट लोड लगा रखा है, यानी कि दोनों को इंटरचेंज करके उलट कनेक्शन किए हुए हैं। और इसकी सेटिंग भी नहीं की हुई। सेटिंग जब करेंगे तो ये चीज़ जो है ये क्लियरली आपके सामने आ जाएगी कि हैवी लोड कब कट ऑफ हो रहा है और लाइट लोड कब कट ऑफ हो रहा है। और इसके अलावा ये प्राइमैक्स कंपनी का इन्वर्टर है और इसके साथ इन्होंने जो बैटरी वाली वायर लगानी थी 25 mm लगानी थी, लेकिन इन्होंने वो वायर भी काफ़ी हल्की यूज़ की है और है भी 16 mm की। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर डस्ट भी आ रही है। 2-3 मंथ हो गए हैं इस इन्वर्टर को लगे हुए और इसके साथ जो बैटरी लगाई हुई है इन्होंने वो भी गालबन ख़राब हो चुकी है, लेकिन बैटरी बिल्कुल न्यू है, देखने में आपको बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास लग रही है। और देखते हैं कि बैटरी में क्या फ़ाल्ट आया है और क्यों आया है। और कुछ लोग जो हैं इन्वर्टर की सेटिंग करते नहीं हैं, उसको ऐसे ही चलाए रखते हैं। 1-2 महीने चलाने के बाद जब बैटरी ख़राब होती है तो फिर वो सोचते हैं कि अब किसी से सेटिंग करवा लेनी चाहिए, लेकिन तब तक काम ख़राब हो चुका होता है। कुछ लोगों को 6 मंथ के बाद पता लगता है जब उनकी बैटरी की वारंटी ख़त्म हो चुकी होती है, फिर उनकी बैटरीज़ डैमेज हो जाती हैं और बैटरीज़ चेंज करनी पड़ती हैं। उसके सिवा कोई भी उनको फ़ायदा नहीं होता किसी भी तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे जो पैरामीटर्स आ रहे हैं 54 वोल्ट पे बैटरी है, इसका मतलब बैटरी फुल चार्ज है। और जो L2 है उस पर वोल्टेज भी आ रहे हैं, L1 पे भी आ रहे हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों को आपने कंफर्म करना होता है कि किन पोर्ट्स के ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं। नंबर 1 पे जो है SBU मोड रखा हुआ है, यानी कि बैटरी शेयरिंग वाला मोड है। और इसमें ये होता है कि दिन के टाइम पे आपकी जो वापडा है टोटल कट ऑफ रहती है और शाम को वापडा ऑटोमेटिक जो है इन्वर्टर उसको पिक कर लेता है और रात को चलाएगा। वो ना सिर्फ बैटरी को चलाएगा बल्कि वापडा को भी चलाएगा। इसमें बारी बारी उसने यूज़ करना है, यानी कि बैटरी को पहले चार्ज करेगा रात के टाइम ग्रिड के ऊपर और फिर जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी या जो लिमिट आपने रखी हुई है उस लिमिट पर पहुंचने के बाद ही ऑटोमेटिकली दोबारा से बैटरी के ऊपर लोड डाल देगा। और 2 नंबर पे 60 एम्पेयर रखे हुए हैं। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, 60 एम्पेयर या 80 एम्पेयर रख लेते हैं। इससे फास्ट चार्जिंग होती है लेकिन बैटरी बड़ी जल्दी डेड होती है। तो एम्पेयर्स कभी भी ज़्यादा ना रखें, इसको हमेशा कम रखें। अगर आप इस टाइप की बैटरी कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको 20 या 30 एम्पेयर रख लेने चाहिए। 30 वेस्ट वैल्यू है तो मैं 30 रख लेता हूँ। 3 पे है UPS, तो अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई।
अगर आप 3 पे यूपीएस रखेंगे तो 10 मिली सेकंड का एक गैप आएगा। उसके बाद आपका सिस्टम जो है वो शिफ्ट होगा वापडा के ऊपर, या वापडा से इसके ऊपर जो बैटरी के ऊपर आपका इन्वर्टर चलता है, ठीक है। और अगर आप इस पर APL रखेंगे तो फिर इसमें गैप जो है 20 मिली सेकंड का होगा, और आप देख सकते हैं कि आपका सिस्टम कब वापडा से इंटरचेंज हो रहा है। नंबर 5 पे है बैटरी टाइप। यहाँ पर मोस्टली लोग जो हैं वो गलती करते हैं, FLD रख लेते हैं। उन्होंने कोई वीडियो देखी होती है जिसमें बताया गया होता है बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरफ से कि FLD का मतलब है फ्लडेड, फ्लडेड का मतलब है पानी वाली बैटरी, तो वो FLD रख लेते हैं। जबकि जो ट्यूबलर बैटरी होती है उसके लिए FLD कुछ इन्वर्टर्स में ये वैल्यू होती है और कुछ में AGN की वैल्यूज़ के पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। इसको आप कभी भी सिलेक्ट ना करें, क्योंकि आजकल जो वैसे इन्वर्टर्स हैं उनमें FLD का मतलब और है, जो ओल्ड इन्वर्टर्स है उनमें इसका मतलब और है। FLD का मतलब आजकल के जो इन्वर्टर्स हैं उनमें ये ट्यूबलर बैटरी के लिए रखा जाता है, ठीक है। लेकिन आपने 5 नंबर पे USE को सिलेक्ट कर लेना है ताकि आप यूज़र कस्टम डिफ़ाइन कर सकें अपने बैटरी के पैरामीटर्स को। 6 पे है LFE यानी कि अनेबल। ये है जी, अगर आपका इन्वर्टर ओवरलोड की वजह से ट्रिप होता है तो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। इसको आप LFE कर सकते हैं। अगर LFD रखेंगे तो डिसेबल रहेगा, उसका भी कोई हर्ज नहीं है। 7 पे है EFD, ये है डिसेबल। अगर इसको इनेबल करेंगे तो क्या होगा कि अगर आपका इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर हो जाता है तो उसकी वजह से जब वो शट डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली वो दोबारा से रीस्टार्ट नहीं होगा और आपको खुद से जाके इन्वर्टर को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। EFD का मतलब ये है कि डिसेबल रखा हुआ है। इसको हमेशा डिसेबल ही रखना चाहिए, इसको इनेबल रखने की आप गलती कभी भी ना करें। अगर रखेंगे तो कभी आपका इन्वर्टर हीटअप हुआ तो जल भी सकता है। 9 पे है 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी। इसको 60 आपने कभी भी नहीं करना। कुछ लोग इसकी वैल्यू 60 कर लेते हैं। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को 60 कभी भी नहीं करना, अदरवाइज़ आपका ना सिर्फ इन्वर्टर जल जाएगा बल्कि आपकी अप्लाइंसेस भी जल जाएंगी। 10 पे है इसकी आउटपुट के वोल्टेज जो इसने आपको पैदा करके देने हैं, यानी कि कन्वर्ट करके देने हैं, ठीक है। वो जो वोल्टेज बैटरी से इसने कन्वर्ट करने हैं वो हैं जी 230 वोल्ट आउटपुट के जो आपको मिलेंगे। 230 डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, 230 पे ही रखें, बेस्ट वैल्यू है। इसके अलावा इसको 220 भी कर सकते हैं। 16 पे है OSO ओनली सोलर, यानी कि OSO रखेंगे तो ग्रिड से चार्जिंग बिल्कुल बंद होगी। रात के टाइम आपका इन्वर्टर यूटिलिटी से बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं लेगा, बैटरी को चार्ज नहीं करवाएगा। आपकी बैटरी सिर्फ और सिर्फ दिन के टाइम सोलर से चार्ज ही होगी। इसके अलावा इसमें SNU की वैल्यू डिफ़ॉल्ट पे आती है, यानी कि सोलर एंड यूटिलिटी। कुछ लोग उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और समझते हैं कि सोलर दिन को करेगा और यूटिलिटी रात को करेगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। उसमें दिन के टाइम हो तो फिर दोनों से मिक्स होकर चार्जिंग होती है। 11 पे है 30 एम्पेयर ग्रिड से चार्जिंग के। ये कभी भी इतने ज़्यादा नहीं रखने चाहिए, कोशिश करें 20 एम्पेयर से ज़्यादा इसको ना रखें। 10 भी रख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि रात को आपकी बैटरी बिल्कुल चार्ज तकरीबन 50% चार्ज हो, ज़्यादा चार्ज ना हो, तो फिर आप इसको 2 कर लें। 2 कर लेंगे तो हल्की हल्की मामूली सी चार्जिंग चलती रहेगी, और अगर 2-3 घंटे लोड शेडिंग हो भी जाती है तो आपका सिस्टम शट डाउन नहीं होगा और उसको हल्की हल्की सपोर्ट चार्जिंग की मिलती रहेगी। लेकिन इससे आपका तकरीबन कोई 1-आध यूनिट बिजली का खर्च हो जाएगा। अगर आपका 2 बैटरी वाला सिस्टम है, अगर 4 बैटरियों वाला है तो फिर 1 से 1.5 यूनिट खर्च हो सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो 12 नंबर की सेटिंग है, वो भी आपने चेंज करनी है। लेकिन 5 नंबर पे आपने USE लाजमी सेलेक्ट कर लेना है, वो आपने नहीं बोलना, ठीक है। और 12 नंबर पे 49 इन्होंने रखी हुई है। इसका मतलब ये है कि 49 वोल्ट तक इनका सिस्टम जो है शाम को बैटरी को डिस्चार्ज करेगा और उसके बाद इनका सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली वापडा के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। और 49 बहुत ज़्यादा वैल्यू है, यानी कि बैटरी को ये थोड़ा सा ही यूज़ करेगा, 20 या 30% यूज़ करेगा, बाकी की 70% बैटरी छोड़ देगा, उसको यूज़ नहीं करेगा। इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो रखनी है अपनी, तो 46 है, बेस्ट वैल्यू है 46 रख लें। उससे ये होता है कि आपको जो बैटरी आपने सोलर से चार्ज करवाई है वो आप यूटिलाइज़ कर लेते हैं और आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। तकरीबन रात 10-11 बजे तक आपकी जो बैटरियाँ चलती रहती हैं, उसके बाद फिर आपका सिस्टम जो है वापडा पे कन्वर्ट हो जाता है। 13 पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 54 है। इसका मतलब है कि आपका सिस्टम कितने वोल्ट तक बैटरी को रात को वापडा से चार्ज करवाए और उसके बाद आपका सिस्टम जो है वो बैटरी के ऊपर दोबारा से शिफ्ट हो जाए, ठीक है। और ये 54 है। इसको FUEL पे रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा जब तक बैटरी फुल ना हो तब तक ये
वापडा ही चलाता रहे एज अ लोड और वापडा से चार्जिंग भी करता रहे और वापडा को बिल्कुल ना छोड़े, बैटरी के ऊपर लोड ना डाले। तो एफ्यूल रख लें, बेस्ट वैल्यू है। अगर आप चाहते हैं कि सुबह के टाइम आपका सोलर जल्दी से वापडा को छोड़ दे और सोलर पे सिस्टम कन्वर्ट हो जाए तो फिर इस वैल्यू को मिनिमम रखें, जो कि मिनिमम वैल्यू 48 होती है। लेकिन फिर भी इसमें एक प्रॉब्लम आती है, फिर आपको OSO करना पड़ता है 16 नंबर पे, ताकि ग्रिड से चार्जिंग ना हो। अगर ग्रिड से चार्जिंग चलती रही तो फिर क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो कभी चार्ज होगा और थोड़ी देर बाद वो बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा आपका सारा लोड और डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी, और 1-2 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद दोबारा से वो चार्जिंग फिर डिस्चार्जिंग, ऐसे ही सारी रात आपका इन्वर्टर ट्रिपिंग करता रहेगा और फ्लक्चुएशन की वजह से इन्वर्टर जल भी सकता है और आपकी बैटरी जो है वो भी इफ़ेक्ट हो जाएगी। और 16 नंबर पे OSO है, इसका मतलब ओनली सोलर, ठीक है। इस पे मैंने पहले भी आपको बताया कि CSO करेंगे तो उसका ये आपको फ़ायदा मिलेगा कि दिन के टाइम सिर्फ सोलर से चार्जिंग होगी, रात को सिर्फ वापडा से होगी। SNU रखेंगे तो दोनों चीज़ों से होगी। इसके बाद BOF है 18 नंबर पे, यहाँ से बज़र ऑफ़ की हुई है इन्होंने और यहाँ से इसको हमेशा आप ऑन करें, जो भी अलार्म है वो आपको ऑन ही रखने चाहिए। ये 20 नंबर पे है, लाइट्स है ये भी ऑफ़ है, इसको भी ऑन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अलार्म है, पहले लाइट सी L से और ये A से अलार्म है, ठीक है। यहाँ से इसको ऑन या ऑफ़ आप करवा सकते हैं 22 नंबर पे। 23 पे है बाईपास डिसेबल, इसको आप इनेबल कर लें, डिसेबल कर लें, लेकिन इन इन्वर्टर्स में ये सेटिंग काम ही नहीं करती। तो 26 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो इन्होंने 58.4 पे रखी हुई है। इसका मतलब है ये ट्यूबुलर बैटरी के पैरामीटर इन्होंने लगाए हुए हैं, बल्क चार्जिंग बहुत ज़्यादा वोल्टेज रखे हुए हैं, ठीक है। ये 56.4 होते हैं इस बैटरी के लिए, लेकिन ये 58.4 इन्होंने रखे हैं। तो इनकी जो बैटरी है वो डेड हो चुकी है। पहले इनको बैकअप अच्छा मिलता था, अभी इनको बैकअप अच्छा नहीं मिल रहा। 2 या 3 महीने के अंदर अंदर इनकी बैटरी डेड हो गई है। जब भी आप इसको ज़्यादा रखेंगे तो आपकी बैटरियाँ जल्दी डेड हो जाएंगी। हाँ, अगर आपने पतली केबल यूज़ की हुई है बैटरी के साथ तो फिर हो सकता है आपकी बैटरी देर से डेड हो, फिर जल्दी ख़राब नहीं होती। अक्सर जगहों पे मैंने ये चीज़ देखी है। इसको आपने जो नॉर्मल लेड एसिड बैटरी है उसके लिए 56.4 से वैल्यू इसकी ज़्यादा नहीं रखनी। अगर आप इसमें कोई डीप साइकिल बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने इसकी वैल्यू 57.6 वोल्ट रखनी है। और लिथियम बैटरी के लिए भी आपने जो डीप साइकिल के बल्क चार्जिंग वोल्टेज होते हैं यानी कि 57.6 वही यहाँ पर आपने सेट करने हैं। ये देख लें केबल इनकी कितनी पतली है, मुझे तो ये 16 mm भी नहीं लग रही, ये 12 mm के इक्वल लग रही है। इसी वजह से इनकी बैटरी इतनी जल्दी ख़राब नहीं हुई, अदरवाइज़ ये 1 मंथ में ही डेड हो जाती। और ये जो सेटिंग है ये 56.8 पे मैंने अब इसलिए रख दी है क्योंकि इनकी जो चार्जिंग है वो होगी नहीं पूरी, और ये 25 mm की केबल लगाएं तो फिर 56.4 वैल्यू होती है। अगर ये पतली केबल इन्होंने लगाई हुई है, जब तक ये केबल है तब तक मैं ये वैल्यू 56.8 पे कर देता हूँ। जब ये केबल चेंज करेंगे तब इसकी वैल्यू 56.4 कर दी जाएगी दोबारा से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद है जी फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज, जो कि 27 नंबर पे है। 27 पे 54 वोल्ट है और ये वैल्यू आपने ऊपर नीचे नहीं करनी। आपकी अगर ट्यूबुलर बैटरी है या लेड एसिड बैटरी है या डीप साइकिल बैटरी है, पानी वाली कोई भी बैटरी है, उसके लिए 54.0 ही वैल्यू इसकी रखनी है। अगर लिथियम बैटरी होती तो फिर इस वैल्यू को आप 55 से लेकर 56.0 तक सेट कर सकते हैं। और जितनी भी ये लेड एसिड बैटरीज हैं उनके लिए आपने इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं करनी। 29 पे है कहाँ तक आपका सिस्टम बैटरी को डिस्चार्ज करें, एंड पॉइंट कौन सा है, वो 42.0 है जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो इसको आप 40 कर सकते हैं, कुछ इन्वर्टर्स में 40 तक कर सकते हैं, कुछ इन्वर्टर्स में 41.0 तक जाती है ये मिनिमम वैल्यू, और कुछ इन्वर्टर्स में 41.5 और कुछ इन्वर्टर्स में 42 से हम इसको नीचे नहीं कर सकते। तो इसको जहाँ मर्ज़ी रख लें, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसको 40 पे कर लेंगे, अगर इसमें हो सका तो इससे थोड़ा सा बैकअप बढ़ जाएगा, कोई 10 या 15 मिनट्स का फ़र्क पड़ जाएगा। और इसके अलावा 30 नंबर पे है EN। अगर आपने इक्वलाइजेशन करनी है तो EN कर दें। यहाँ पर है डिफ़ॉल्ट वैल्यू EDS का मतलब है कि इक्वलाइजेशन अनेबल नहीं होगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसकी EDS। और अगर अनेबल करवानी है आपने, आपकी बैटरीज वीक हैं, ग्रेविटी पूरी नहीं होती, आपका लोड बहुत ज़्यादा होता है, सोलर पैनल थोड़े हैं, तो फिर इसको अनेबल करवाएं। 31 पे है इसके वोल्टेज। जब तक वोल्टेज सेट नहीं करेंगे तब तक इक्वलाइजेशन करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने नॉर्मल लेड एसिड बैटरी लगाई हुई है तो इसके वोल्टेज आपने रखने हैं 58.4।
इसी तरह से ट्यूबुलर बैटरी के लिए आपने इसके वोल्टेज रखने हैं, मिनिमम रखें तो 59.2 होते हैं। अगर आप इसको मैक्सिमम रखना चाहें तो इसको 30 भी रख सकते हैं, 31 भी रख सकते हैं। ये बैटरी की कंडीशन पे डिपेंड करता है। 33 पे है जी इसका टाइम, 60 मिनट का टाइम है। 60 मिनट तक ये चलती रहेगी इक्वलाइजेशन, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इक्वलाइजेशन रुक जाएगी। और 34 पे जो वैल्यू है वो है 120, यानी कि ये मैक्सिमम टाइम है। 60 मिनट से लेकर 120 मिनट तक ये इक्वलाइजेशन आपका इन्वर्टर करवा सकता है। और ये इक्वलाइजेशन कब एक्टिवेट होती है वो हमें पता लगता है 35 नंबर पे जो वैल्यू है। 35 नंबर पे है जी डेज़ की सेटिंग, यानी कि यहाँ पे होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू 30D। 30D का मतलब है 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ये इनेबल हो जाया करेगी और ख़ुद ब खुद 1 या 2 घंटे के बाद डिसेबल हो जाया करेगी। और फिर एवरी मंथ आपका इन्वर्टर या 30 दिनों के बाद आपका इन्वर्टर इक्वलाइजेशन को इनेबल करवाता रहेगा और इक्वलाइजेशन करवा के आपकी बैटरी के जो वोल्टेज लेवल है उसको सारे सेल्स का लेवल उसको सेम करेगा। ठीक है। 36 पे है ADS, इसका मतलब है इक्वलाइजेशन को अगर आपने इमीडिएटली इनेबल करवाना है तो आपने ADS को सिलेक्ट कर लेना है। ADS को सिलेक्ट नहीं करना बल्कि यहाँ पर AEN कर देना है। ADS डिसेबल है, इनेबल करना है तो AEN कर देना है। 38 पे है ग्रिड फीडिंग। ग्रिड फीडिंग यानी कि नेट मीटिंग, अगर आपने नेट मीटिंग नहीं करवाई हुई तो डिफ़ॉल्ट वाली GFD रहने दें, डिसेबल रहने दें। अगर इनेबल करवाना है तो इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर GFE हो जाएगा, यहाँ पर इनेबल नहीं करनी हमने। 60 पे है जी 42.0 वोल्ट, ये है हैवी लोड की सेटिंग। हैवी लोड कट ऑफ नहीं हो रहा, इसकी मेन रीज़न यही है कि 42 वोल्ट रखे हुए हैं। 42 वोल्ट तक बैटरी जब तक बिल्कुल खाली नहीं हो जाती तब तक हैवी लोड इनका चलता रहता है, बंद नहीं होता। अब इस वैल्यू को बढ़ाना है, इसको बढ़ाएंगे, इसको अगर आप 47 या 48 तक कर देते हैं तो 50% आपका हैवी लोड जो है बैटरी को ड्रेन करेगा, उसके बाद कट ऑफ हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका हैवी लोड फ़ौरन कट ऑफ हो जाए तो फिर इस वैल्यू को आप 49 या 50 वोल्ट पे सेट कर दें, तो फिर आपका हैवी लोड उतने वोल्ट पे बंद हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। जब आपकी वापडा नहीं होगी बैटरी के ऊपर लोड नहीं आएगा। और सोलर अगर होगा तो फिर बैटरी के ऊपर लोड वैसे नहीं आता, फिर सोलर पे लोड चल रहा होता है, हैवी लोड फिर भी चल रहा होता है। और इसमें 2 किस्म की सेटिंग होती है। ये 60 नंबर पे जो सेटिंग है ये हैवी लोड को बंद करवाने की सेटिंग है, यानी कि उसको ऑफ़ करने की सेटिंग है। और 61 पे है DDS, ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, डिस्चार्ज प्रोटेक्शन जिसे कहते हैं। कुछ लोगों ने इसकी वैल्यू 990 मिनट की रखी होती है, ये 0 से लेकर 990 मिनट तक आप सेट कर सकते हैं। 62 पे है 0 to 23, यानी कि 0 से लेकर 23 घंटे तक ये जो है हैवी लोड इनका ऑन रहे, और ये वैल्यू जो है आपने इधर ही रखनी है। 63 पे है 46, ये है ऑफ टाइम कि कब आपका हैवी लोड ये है ऑन टाइम कि आपका हैवी लोड कब दोबारा से ऑन हो, ट्रिप होने के बाद। ट्रिप होने के बाद कहाँ पे ऑन हो, ये 46 रखा हुआ है। इसका मतलब है कि ट्रिप होने के बाद जब बैटरी 46 पे पहुँचेगी तब ये दोबारा से ऑन हो जाएगा। 64 पे है 0, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, इसको 0 ही रखना है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है आपने। ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा किस्म की प्रोटेक्शन है हैवी लोड को ऑन ऑफ करवाने की। इसके अलावा बाकी जो सेटिंग्स है इसमें वो इतनी कोई ख़ास काम की नहीं है। हैवी लोड की सेटिंग सिर्फ और सिर्फ 60 नंबर से लेकर 64 तक ही होती है। जब भी आपने हैवी लोड की सेटिंग करनी है सबसे पहले आपने 63 नंबर को सेट करना है, क्योंकि ये हैवी लोड को ट्रिप होने के बाद ऑन करवाने का, दोबारा से ऑन करवाने का टाइम है कि अगर आपकी वापडा बंद हो गई है तो फिर उसके बाद जब दोबारा वापडा आती है तो कब आपका हैवी लोड दोबारा से अनेबल हो। तो यहाँ पर 63 में जो वोल्ट आप सेट करेंगे उतने वोल्ट पे जब बैटरी आपकी पहुँचेगी तो फिर दोबारा से आपका हैवी लोड चल पड़ेगा। कुछ लोगों ने इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई रखी होती है, उतने वोल्टेज तक उनकी बैटरी चार्ज नहीं होती, जिसकी वजह से उनका हैवी लोड दोबारा से काम नहीं करता। बंद होने के बाद दोबारा से चलता ही नहीं है, वापडा आ भी जाती है फिर भी नहीं चलता। उसकी मेन रीज़न यही होती है कि उन्होंने वोल्टेज हाई रखे होते हैं। यहाँ पर आपने अपने सिस्टम के मुताबिक ही अपनी सारी सेटिंग के लिहाज से और अपनी बैटरी के लिहाज से ही इसकी वैल्यू को सेट करना है। 60 नंबर पे वही सेटिंग है, लेकिन ये सेटिंग आपने बाद में करनी है। आपने पहले 63 नंबर को सेट करना है। 63 नंबर को जितनी आपने रखना है उससे कम वैल्यू आपने 60 पे रखनी है, यानी कि ये सेटिंग जो है उसके साथ ही ये काम करती है। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा रख देंगे 60 पे तो ये सेव ही नहीं होगी। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ पर जो हम सेटिंग देते हैं, वैल्यू देते हैं, वो सेव नहीं हो पाती सिस्टम के अंदर। तो जब सेटिंग करके हटते हैं उसके बाद दोबारा से चेक करते हैं तो वो वैल्यू पहले जो होती है उधर की उधर ही रुकी हुई होती है, वो सेव नहीं होती, वो वैल्यू बढ़ती नहीं है या कम नहीं होती। ठीक है।
और ये इसी मेन रीज़न इसकी यही होती है। अभी मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अब हम इसकी वैल्यू जो है ये सेट कर देते हैं कहीं ना कहीं, और फिर हम देखते हैं कि ये सेव होती है या नहीं होती। और इसके अलावा ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप देख सकते हैं, आपके सामने हैं सारी वैल्यूज़। और यहाँ पर जब भी आपने हैवी लोड की सेटिंग करनी है तो आपने उसको एक दफ़ा सेटिंग से बाहर निकलने के बाद दोबारा से उसको काउंटर चेक करना है, ताकि आपको पता लग जाए जो आपने इसकी वैल्यूज़ दी हैं वो सेव हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि हमने हैवी लोड की सेटिंग भी कर ली है, सारा कुछ कर लिया, लेकिन हैवी लोड काम नहीं करता। और उसकी दो रीज़न्स होती हैं, मेन रीज़न्स। एक रीज़न ये होती है, कुछ लोग क्या करते हैं कि बैटरी वाला ब्रेकर बार बार ऑन ऑफ करते रहते हैं, या कुछ लोग वैसे ही उसके साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं, कभी बैटरी वाला ब्रेकर ऑन कर देते हैं, कभी ऑफ़ कर देते हैं। तो चूँकि हैवी लोड ने कट ऑफ करना होता है बैटरी को सेंस करने के बाद, जब बैटरी उसके साथ किसी भी इन्वर्टर के साथ अटैच नहीं होती तो हैवी लोड वाली सेटिंग काम नहीं करती। इसी तरह से जो लोग बगैर बैटरी के इन्वर्टर को चलाते हैं उनका हैवी लोड भी ऑन नहीं होता दोबारा से ट्रिप होने के बाद। जब ट्रिप हो जाता है तो दोबारा से ऑन नहीं होता, क्योंकि बैटरी के वोल्टेज वो उस लेवल तक नहीं पहुंच रहे होते जो आपने 63 नंबर पे सेटिंग रखी होती है। ना बैटरी हो और ना वो वोल्टेज उस लेवल तक पहुंचे हैं, ठीक है। इस वजह से भी उनके पास ये प्रॉब्लम आती है। बाकी इसकी जो सेटिंग्स हैं ये ज़्यादातर दूसरी लाइट्स की और दूसरी जो इसकी डेट टाइम वगैरह की सेटिंग है, इसमें ये इसका जो है एक टाइमर भी है। और यहाँ से भी कुछ लोग छेड़छाड़ कर देते हैं जिसकी वजह से इन्वर्टर उनका सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता। तो मेन जो सेटिंग है वो मैंने हैवी लोड की आपको बताई है। अब इसको दोबारा से चेक करते हैं कि हमारी जो सेटिंग है वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही। और यहाँ पर एक मज़े की बात आपको बताऊँ, जब हमने ये सारी सेटिंग कर ली तो हमने देखा, चेक किया जब हमने हैवी लोड को, तो हैवी लोड जो हमारा था वो ट्रिप हो जाता था। और लेकिन हैवी लोड ट्रिप नहीं हो रहा था, हमारा लाइट लोड ट्रिप हो रहा था, स्मार्ट लोड। यानी कि जो लाइटें पंखे थी वो जब हैवी लोड की जो हमने वैल्यू इसमें पुट की है उस वैल्यू तक हमारी बैटरी आती थी और वापडा नहीं मौजूद होती थी, तब हमारा जो लाइटें पंखे थी, लाइट लोड थी, वो कट ऑफ हो जाता था। जो हैवी लोड था वो चलता रहता था, हैवी लोड एंड तक चलता था। तो उसकी मेन रीज़न यही थी कि इन्होंने बैटरी जो आउटपुट के कनेक्शन थे वो गलत किए थे। L1 पे L2 लगाया था, L2 पे L1 लगाया था। हैवी लोड हमेशा L2 पे लगता है इन इन्वर्टर्स में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो वापडा के 225 वोल्ट आ रहे हैं और सेंटर में जो वोल्टेज लिखे हुए आ रहे हैं वो 230 या 229 है। इसका मतलब ये है कि वापडा यूज़ नहीं हो रही, वापडा इस टाइम न्यूट्रल है। 229 का मतलब है इन्वर्टर की अपनी आउटपुट है। और इस टाइम वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कभी ये ऊपर बैटरी से भी एरो लग जाता है, बैटरी से लेने लग जाता है, कभी सोलर से इसका एरो जो है वो रहता है, यानी कि सोलर को कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा है। अगर वापडा वाली साइड पर भी एरो लग जाएगा तो फिर इसका मतलब ये होगा ये वापडा को भी शेयर करवा रहा है, लेकिन अभी ये वापडा से शेयरिंग नहीं करवा रहा। तो ये जो स्क्रीन पैरामीटर्स होते हैं यहीं पे आपको सब कुछ पता लग जाता है। ये देखें L1 पे 142 वाट का लोड है, इसी तरह से L2 पे भी लोड बताएगा। इसी तरह से L1 और L2 पे ये वोल्टेज भी बता रहा होता है। L1 पे जितने वोल्टेज आ रहे होते हैं और फ्रिक्वेंसी आ रही होती है, फ्रिक्वेंसी भी साथ बता रहा होता है। यहाँ पर काम की बात ये है कि फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ वाट की ज़रूरत पड़ती है आमतौर पे। तो फ्रिक्वेंसी जो है वो अगर डिस्प्ले में कंपनी को चाहिए कि छोटी करके भी दिखा दी जाए तो फिर भी काम चल सकता है, लेकिन हमें जो मेन चीज़ चाहिए वो वोल्टेज और वाट हमें देखने पड़ते हैं। वो एवरी टाइम स्क्रीन के ऊपर अगर नज़र आते रहें तो उसका ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। 16 नंबर पर ये देखें सेटिंग है इसकी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेटिंग अभी हमने की थी उसमें आप देख सकते हैं ये 63 पे 50 वोल्ट हैं, 62 पे, और ये देखें 60 पे 42 वोल्ट सेव ही नहीं हुए, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने 63 पे जो रखी थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा कर ली थी। तो ज़्यादा करने से वो वैल्यू सेव नहीं हुई। अभी हम दोबारा से इसकी सेटिंग करते हैं। जो 63 पे सेटिंग है उससे थोड़ी सी हम कम रखेंगे, 1 या 2 वोल्ट कम रखेंगे तो ये सेव हो जाएगी। अगर उससे 0.1 वोल्ट भी कम रखेंगे तब भी ये सेव हो जाती है। लेकिन आप कोशिश किया करें कि इन दोनों सेटिंग्स को आप बिल्कुल सेम ना रखें।
अगर सेम रखेंगे, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं देंगे, जो कि आपको 2 वोल्ट का डिफरेंस लाजमी देना चाहिए। तो फिर मैंने ये फॉल्ट भी देखा है कि कभी हैवी लोड चल रहा है और कभी बंद हो रहा है, यानी कि 1 मिनट में वो चलता है और अगले मिनट में वो बंद होता है। तो इस तरह से बार बार इन्वर्टर जो है वो फ्लक्चुएशन कर रहा होता है। तो इसकी मेन रीज़न यही होती है कि उन्होंने इसकी क्लोज़ करके सेटिंग रखी हुई होती है। जब भी क्लोज़ रखेंगे तब ये फॉल्ट आपको लाजमी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये देखें आप कि अब भी ये सेटिंग सेव हुई है कि नहीं हुई, अभी भी सेव नहीं हुई। और कुछ इन्वर्टर्स में ये सॉफ्टवेयर का इशू भी आता है, जिसकी वजह से सेटिंग बार बार करनी पड़ती है, फिर जाके सेव होती है। अब इसकी दोबारा से हम सेटिंग करते हैं। इसकी वैल्यू को मैं थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, इसकी कम भी रख सकते हैं। वैसे आप इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 48 या 49 वोल्ट पे रख लें, जो कि इसकी दोबारा से हैवी लोड को ऑन करवाने की सेटिंग है। अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू आप रख लेंगे, हाई वैल्यू रख लेंगे 50, 52, 53, 54, तो फिर क्या होगा कि आपका जो हैवी लोड है वो तब तक ऑन नहीं होगा जब तक आपकी बैटरी फुल चार्ज नहीं हो जाती, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखना भी बेवकूफ़ी है, तो इसकी वैल्यू आप 48 रख लें, ये बेस्ट वैल्यू है। इसके अलावा 60 पे आप फिर उससे 2 वोल्ट आप इसको कम कर लें, 46 कर लें, 47 कर लें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना हैवी लोड जो है वो कब कट ऑफ करवाना चाहते हैं। 46 पे रखेंगे तो 46 पे रखने का मतलब यह है कि आपकी बैटरी अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% डिस्चार्ज होने के बाद कट ऑफ होगा। और 47 पे रखेंगे तो इसका मतलब ये बनता है कि आपकी बैटरी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 40% बच जाएगी, 60% डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर 48 पे रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि 50% आपकी बैटरी यूज़ होगी, 50% बाकी बच जाएगी, तो फिर ये कट ऑफ काम करेगा। अभी आप देख सकते हैं 47.9 पे ये वैल्यू हमारी सेव हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपका हैवी लोड काम ना कर रहा हो सेटिंग सारी करने के बावजूद भी, तो आपने इसको सिस्टम को रीसेट कर लेना एक दफ़ा, यानी कि सेटिंग को रीसेट नहीं करना। आपने क्या करना है, सबसे पहले इन्वर्टर को ऑन ऑफ वाला जो इसका छोटा सा बटन होता है वहाँ से इसको बंद कर लेना है। फिर आपने इसकी जो सोलर वापडा वो बंद कर लेनी है, फिर आपने बैटरी बंद कर लेनी है, और फिर आपने इसको सिर्फ़ और सिर्फ बैटरी देनी है, बैटरी वाला ब्रेकर ऑन करवाना है, और फिर इसका ऑन ऑफ वाला बटन आपने चलाना है। तो ये बैटरी पे इसको चलाएं 1 आध मिनट चलाने के बाद फिर आपने इसको पहले सोलर दे देनी है, फिर वापडा दे देनी है। तो फिर आपने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, ना बैटरी वाला ब्रेकर बंद करना है। फिर आपने इसको चलते रहने देना है कुछ देर। उसके बाद आपने इसको चेक करना है, टेस्ट करना है कि हमारा हैवी लोड काम कर रहा है या नहीं कर रहा। टेस्ट करने के लिए आपने वापडा सिर्फ बंद करनी है, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि बैटरी के वोल्टेज कितने लो लेवल तक ड्रेन होते हैं। उसके बाद आपका जो हैवी लोड है वो बंद हो जाता है। ये चीज़ आपने इस तरीके से चेक करनी है। और जब भी आपने सेटिंग करनी है पूरी सेटिंग को आपने काउंटर रीचेक करना है, क्योंकि अक्सर जगहों पे मैंने देखा है लोकल कंपनीज़ के इन्वर्टर आते हैं, और बहुत सारे आजकल लोकल कंपनीज़ के 3rd क्लास किस्म के इन्वर्टर्स आ रहे हैं, जो कि पब्लिसिटी की वजह से आवाम में बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुके हैं इस टाइप के इन्वर्टर्स। तो उनमें ये सॉफ्टवेयर के बग आते रहते हैं कि सेटिंग्स जितनी भी आप कर लें वो सेव नहीं होती। बाज़ औक़ात 1 या 2 दफ़ा करने के बाद सेव होती है, कुछ इन्वर्टर्स में 3 दफ़ा सेटिंग करनी पड़ती है फिर जाके सेव होती है। तो ये इश्यूज़ रोज़ाना देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग करने के बाद आप इसको देख सकते हैं। हैवी लोड यहाँ पर ही आपको पता लग जाएगा। L2 हमारा इस टाइम चल रहा है, उस पर 229 वोल्ट आ रहे हैं, और L1 पे भी 229 वोल्ट आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपने जो कनेक्शन है वो लाजमी सीधे रखने हैं, यानी L2 पे ही आपने अपना हैवी लोड लगाना है। कुछ लोग जो हैं स्मार्ट लोड को ही लाइट लोड समझते हैं, जबकि स्मार्ट लोड का मतलब है हैवी लोड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइम 262 वोल्ट आ रहे हैं सोलर के, और अम्पेयर जो हैं वो 10 आ रहे हैं। धूप काफ़ी अच्छी खासी निकली हुई है आज, और ये जो हमारे वाट इस टाइम मिल रहे हैं हमें 2569 या 2582 वाट आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो L1 पे लोड है 2.5 का है इस टाइम, और बैटरी भी साथ ड्रेन हो रही है। 54 पे बैटरी है, लेकिन बैटरी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं हो रही। 2 एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रही है, कभी 0 एम्पेयर से हो रही होती है। और ये सारी इसकी चीज़ें हैं आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर 221 वोल्ट ग्रिड के हैं, और 50.2 जो है इसकी एच जेड का मतलब है इसकी फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं इस टाइम वापडा बिल्कुल न्यूट्रल है, ये वापडा कोई यूज़ नहीं कर रहा। दोस्तों ये थी कुछ सेटिंग्स के फ़ॉल्ट,
और ये वाली सेटिंग आप कई दूसरे इन्वर्टर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आपको ये सारी चीज़ों की समझ नहीं आती तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आपके सिस्टम में फ़ॉल्ट कहाँ पे है, उसको ट्रेस आउट आप नहीं कर पाएंगे। आपको स्क्रीन के पैरामीटर्स भी पढ़ने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम स्क्रीन पे क्या चल रहा है, क्या पोजीशन है, हमारी बैटरी की स्टेटस क्या है। जब तक बैटरी का स्टेटस समझ में नहीं आएगा, ना हैवी लोड की समझ आएगी ना कुछ और। इसके अलावा बैटरी टाइप के मुताबिक ही आपने हमेशा बैटरी की सिलेक्शन करनी है, उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक होने चाहिए। ख़ास तौर पे बल्क चार्जिंग और फ्लोट चार्जिंग के, और बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं, बहुत कम भी नहीं रखने, कम रखेंगे तो बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं होती। अभी ये देख लें, इसने कट ऑफ किया हुआ है और ये वावडा को बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि आपने जब भी हैवी लोड की सेटिंग करनी है, आपने नंबर 1 पे SUV कर देना है, यानी कि यूटिलिटी से शेयरिंग करनी है, तो फिर ही हैवी लोड जो है कट ऑफ होने के बाद दोबारा से ऑन हो पाएगा। अगर आपने SBU रखा हुआ है तो आपका हैवी लोड कट ऑफ होने के बाद दोबारा ऑन नहीं होगा। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि जैसे ही सेटिंग आपने बताई थी वैसे हमने सारी कर ली है, लेकिन वो सारी वीडियो नहीं देखते, उनको सारी चीज़ें समझ नहीं आती, तो इसलिए बार बार भी कमेंट्स में पूछते रहते हैं, फिर इतना टाइम नहीं होता कि हर बंदे को फ़र्दन रिप्लाई किया जा सके। तो आपने कोशिश करनी है, जब भी आपने हैवी लोड पे चलाना है किसी भी सिस्टम को, आप चाहते हैं हैवी लोड सही काम करे, तो आपने उसको वावडा शेयरिंग पे रखना है, यानी नंबर 1 पे SUV रखना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला है SUV पे रखने से वो ये है कि दिन के टाइम इसने वावडा से शेयरिंग करनी है और आपकी वावडा थोड़ी थोड़ी यूज़ दिन को होती रहेगी, और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि या तो हैवी लोड के लिए अलग से एक डिवाइस लगाएं। इन इन्वर्टर्स में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि या तो वो आप हैवी लोड पे चला लें, SUV पे रख लें, या फिर वावडा को कट ऑफ करवाना है तो SBU पे रख लें। जब SBU पे रखेंगे तो हैवी लोड कट ऑफ होने के बाद दोबारा से ऑन नहीं होगा। तो ये मसले आ रहे हैं इन इन्वर्टर्स में। आप जिस कंपनी का भी IP21 में इन्वर्टर ले लें उसमें ये मसला आता है। हाँ, अगर आप IP65 का कोई भी इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, जो कि आप अगर इन्वर्क्स का नाइट्रोस कर रहे हैं या सोलर मैक्स का इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं या कोई भी IP65 का इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, उसमें इस टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत कम देखने को मिलते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त उसकी परफॉर्मेंस होती है। IP21 में जितने भी इन्वर्टर्स हैं इनकी परफॉर्मेंस अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होती है। इनमें फॉल्ट रेशो जो है वो भी सेम ही है और कोई भी ऐसा इन्वर्टर नहीं है जिसमें फॉल्ट्स कम आते हैं। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में ये IP21 इन्वर्टर्स बहुत ज़्यादा ट्रिप हो रहे हैं, जगह जगह इनके जलने के भी बहुत ज़्यादा केसेस देखे गए हैं और सर्विस सेंटर्स में भी बहुत रश है। IP21 के इन्वर्टर्स बहुत ज़्यादा सर्विस सेंटर्स में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और कुछ फॉल्ट्स जो मैंने आपको बताए। अगर वीडियो पसंद आई, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।